नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल स्कोर अच्छा होने पर ही आपको लोन मिलना संभव हो पाता है। लेकिन क्या आप सरकार चुनने से पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करते हैं? क्या आप वोट देने से पहले अपने नेता का सिबिल स्कोर देखते हैं? देश में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के सेंटर में दो बड़े नेता हैं। एक तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीते 2 टर्म से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। तो वहीं विपक्ष के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी, जिनकी पार्टी 2014 से पहले एक लंबे वक्त तक देश में सरकार चला चुकी है। ऐसे में आज समय है मोदी सरकार के सिबिल स्कोर को चेक करने का, और आप भी इस डिटेल्ड सिबिल स्कोर को जरूर देखिएगा। ये आपके सामने आपकी सरकार की एक क्लियर पिक्चर पेश करेगी और इस सिबिल स्कोर को हम पुरानी सरकार के सिबिल स्कोर के साथ भी मिलाकर देखेंगे और देखेंगे कि 2 सरकारों के सिबिल स्कोर से कितनी बदली है देश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्शंस के बीच सॉल्व आउट करेंगे आपकी हर एक क्वेरी। और ऐसे में चलिए शुरू करते हैं आज का इंडिया स्टोरी। किसी भी देश का विकास जिस गाड़ी पर चलता है उसके 4 पहिए होते हैं। यानी कि एक पहिया होता है सामाजिक विकास का, दूसरा पहिया होता है आर्थिक विकास का, तीसरा और चौथा पहिया होता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास का। इनमें से एक भी पहिया अगर पंचर होता है तो देश का विकास वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गाड़ी के पहियों की तरह ही विकास की गाड़ी के भी आगे वाले पहिए ही ज्यादा घिसते हैं। ऐसे में ज्यादा घिसने वाले विकास के पहियों को अगर आप क्लब करेंगे तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। और क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं तो आपसे एक फेवर चाहती हूं। महिलाओं के एंगल से एक तस्वीर दिखाती हूं, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक आंकड़े वाली कहानी आपको सुना देती हूं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, यहां के कुछ इलाकों में पानी के लिए एक महिला को साल में भारत से अमेरिका जाने तक के बराबर की दूरी को तय करना पड़ता है। इन इलाकों में एक महिला अपने जीवन काल में अनुमानित रूप से इतना चल लेती है कि वो चांद के बराबर दूरी तय कर ले। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और इस तरीके की खबरें देखती थी, सुनती भी थी, तो मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति होती थी कि एक महिला के सिर ही घर के लिए पानी लाने का बोझ क्यों था। आपने कभी सिर पर मटका रखकर भरी हुई चिलचिलाती धूप में दूर दूर तक पानी के लिए संघर्ष करते हुए पुरुषों को शायद ही देखा होगा। और इसके साथ साथ हमारे देश में ये बेहद आम है कि शौच के लिए महिलाएं सुबह तारों की चमक के हिसाब से, यानी कि अंधेरे में बहुत दूर खेत में जाया करती थी। महिलाएं घर के किचन में चावल के डिब्बों में पैसे, यानी कि वो नोट, छिपा कर रखती थी। अगर उन्हें अपने लिए साड़ी भी लेनी होती थी तो वो अपने पति या पिता से मांगा करती थी। उनका किसी बैंक में कोई खाता क्योंकि हुआ ही नहीं करता था। लेकिन ये तस्वीर अब आनी बंद हो चुकी है। इसका ये मतलब भी नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, ऐसी तस्वीरें अब आम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नल जल योजना, स्वच्छ भारत योजना और जनधन खाता योजना, ये 3 योजनाएं जिन समस्याओं का मैंने अभी अभी जिक्र किया, उनके लिए शूटर साबित हुई है। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने इस वक्त आपके सामने रखा, जो इस पूरी इंडिया स्टोरी का आप एक ट्रेलर भी मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सरकार के सिबिल स्कोर में
रीड मोर पर क्लिक करते हैं, जहां से हमें यह पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मनमोहन सिंह के बाद जब सत्ता संभाली थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो कि आज 308 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल में जिस बुरी स्थिति में, जिस तरीके से बोरवेल में गिरने वाली स्थिति होती है, वैसी स्थिति उस वक्त थी, और उसका मोदी सरकार ने नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में ही सेफ रेस्क्यू कर लिया। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.6% की प्रभावशाली ग्रोथ को दर्ज कर इसे रेजुविनेट किया है, और इसमें हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये कहानियां देश की गुड बुक्स में लिखी गई हैं, तो बीजेपी ने इसे अपने चुनावी युद्ध घोष में शामिल कर लिया है, और ये तीसरी बार बहुमत हासिल करके उसकी बोली का मूल मंत्र बन गई है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार 5 साल का ब्लूप्रिंट ही पेश नहीं कर रही, बल्कि वो 2047 विजन ऑफ 2047 की बात कर रही है, जो कि पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए एक केस स्टडी हो सकता है। यहां पर यह भी एक केस स्टडी हो सकता है कि कैसे एक प्रधानमंत्री एक कार्यकाल में देश को 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर पा रहे हैं। ये सब पढ़ने की चीजें हैं, क्योंकि किसी पेड़ की जड़ की तरह इसमें भी कई दिशाओं में निकली हुई कहानियां और स्ट्रैटेजीज शामिल हैं, जो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देती है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और भारत में चुनावों की बात करते हैं, जो कि कई आधारों पर जीते और हारे जाते हैं, चाहे वो भावना हो, धारणा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, राजनीतिक स्थिरता हो, या फिर परिवार और जाति संबंधी विचार हो। लेकिन आर्थिक मुद्दे सभी डिविजन्स को तोड़ते हैं और कई मौकों पर नतीजे भी तय करते हैं। उदाहरण के लिए, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी 1980 में जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को अपने मुख्य अभियान के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता में वापस आईं। साल 2009 में अर्थव्यवस्था के मामले में उस समय की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा पेश करते ही मनमोहन सिंह ने सरकार को रिपीट किया था। जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनता के सामने अपनी जो फाइल रखी, उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को रखा, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा को हाईलाइट किया गया। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी की गारंटी को सामने रखा, जो कि विकास, समावेश और विश्वास पर आधारित। हर प्रधानमंत्री आर्थिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक विजन, विचारधारा और साथ ही एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को सामने रखता है। ऐसे में हमने मनमोहन सिंह के 2004 से लेकर 2014 के कार्यकाल को मनमोहनॉमिक्स नाम दिया है, और मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल को मोदीनॉमिक्स का नाम दिया है। और अब हम मनमोहनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स को अलग अलग करते हुए आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात मनमोहनॉमिक्स की। अधिकार आधारित अर्थशास्त्र पर केंद्रित था जो व्यक्ति विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता था। मोदीनॉमिक्स बड़े पैमाने पर निवेश आधारित विकास और कल्याणकारी योजनाओं की बात करता है, और इसमें सरकारी खजाने को भी बैलेंस रखने की बात होती है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का फॉर्मूला भी शामिल है। यह तो हुआ मोदीनॉमिक्स फॉर्मूला, और इसके कुछ पुराने इक्वेशंस आपको दिखा देती हूं, मतलब वो योजनाएं जहां पर पीएम मोदी ने मोदीनॉमिक्स का इस्तेमाल किया है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से दूर लोगों को बैंक उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें 500 मिलियन से अधिक लोगों ने बैंक खाते खोले। ये वही योजना है जिसकी शुरुआत में मैंने मेंशन करते हुए जिक्र किया,
और इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ महिलाओं को मिला था। इसके बाद पीएम मोदी ने पहचान के आधार के तौर पर आधार कार्ड और फिर डिजिटल भुगतान के लिए मोबाइल नंबर के साथ लाभार्थी खातों में अलग अलग सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत कैश ट्रांसफर किया। मतलब पहले एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया, फिर उसे नंबर से जोड़ा, फिर उसी नंबर पर लाभार्थियों को पैसा भिजवाया गया। और इसीलिए जनधन, आधार और मोबाइल को त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। दावा यह है कि इन खातों में अभी फिलहाल 2.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का करंट बैलेंस है। डिजिटल पेमेंट्स में तो भारत दुनिया का लीडर बन ही चुका है। दुनिया भर के नेता भारत की इस गेम चेंजर स्ट्रैटेजी को स्टडी कर रहे हैं। अब कोई दूसरे देश का नेता भारत आता है तो यूपीआई पेमेंट करके वो हैरान हो जाता है। मतलब ये कि इतना बड़ा देश और एक गरीब सब्जी वाला आंटी के हाथों में भी आज यूपीआई होना, उनका भी बैंक खाता होना, ये एक डेवलप नेशन के संकेत है। पिछले साल भारत में ई लेन देन बढ़कर 134 बिलियन हुआ था, जो कि पूरी दुनिया में हुए ई लेन देन का 46% है। एंड दिस इज समथिंग ह्यूज। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उस वक्त भारत सरकार का सिविल स्कोर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से पूरी तरह से रेड शो कर रहा था। प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि उसको ग्रीन किया जाए, उसको ग्रीन करना होगा। और उससे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वो तेज आर्थिक विकास की रोड को क्लियर करेंगे और कई सुधार लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने चुनावों के वक्त कहा था कि उनकी सरकार मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से सड़क क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, जिसे हम सड़क क्रांति भी मान सकते हैं। आप पीएम मोदी के प्रशंसक हो या फिर आलोचक हो, इस बात को आप जरूर मानेंगे कि पीएम मोदी ने सड़कों के जाल को कई गुना ज्यादा घना कर दिया है। और इसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक कल्याणकारी उपाय शुरू किए, जिसमें शौचालय बनाना, सस्ता गैस कनेक्शन यानी कि उज्ज्वला योजना और उसके लिए घर बनाना यानी कि पीएम आवास योजना। ये सभी योजनाएं बेहद सफल योजनाएं मानी जाती हैं। वित्तीय क्षेत्र में भी पीएम मोदी ने 2 मेन डेवलपमेंट किए हैं। पहला, उन्होंने देश भर में ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आम भाषा में मैं और आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, उसको लागू किया, जिसने अभी ऑल टाइम हाई कलेक्शन किया है। जीएसटी शुरू होने के बाद पहली बार कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए का रहा है। दूसरा, उन्होंने आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड को इंट्रोड्यूस किया। इससे बैंकों को यह फायदा हुआ क्योंकि उस वक्त बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 10.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। गरीबों के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं बहुत सफल साबित हुई। यहां तक कि मजदूरों को, जैसा कि लाभार्थियों को कहा जाता है, धार्मिक या जातिगत विभाजन से परे एक पूरे वोट बैंक में बदलने में सफल हुए। और इसी के चलते वो एक बार फिर से साल 2019 में सत्ता में लौटे। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने बेईमान डेवलपर्स से बचाने के लिए साल 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम यानी कि रेरा को पारित कर दिया, जिससे मिडिल क्लास की भरपूर मदद हुई। यह तो हो गया प्रधानमंत्री मोदी का पहले टर्म का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड। अब उनके दूसरे कार्यकाल की हम बात करते हैं, जहां पर वो आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर बड़े पैमाने पर सुधार शुरू उनकी तरफ से किए गए। सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के अंदर उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया यानी कि रद्द कर दिया। आर्थिक पक्ष पर प्रधानमंत्री ने व्यवसाय को एक बड़ा वरदान दिया जब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 25% कर दिया। कई स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी यह टैक्स 25% से 15% कर दिया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने नई पब्लिक सेक्टर कंपनीज में विनिवेश पर जोर दिया और इसमें घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया भी शामिल है।
जिसे 18,000 करोड़ रुपए से टाटा को बेच दिया गया। वहीं पब्लिक सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम के शेयर्स को भी जनता के लिए पेश कर दिया गया, जिसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए की थी। हालांकि कोविड के ब्लैक स्वॉन इवेंट से पीएम मोदी की बड़ी बड़ी योजनाओं को एक झटका, एक डेंट लगा। लेकिन यहां पर भी पीएम मोदी के विजन को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बड़ी ही सावधानी के साथ सरकारी खजाने को बैलेंस करते हुए देश के आर्थिक झंडे को फिर से लहरा दिया। जहां पर दूसरे देशों की सरकारें कोविड काल से बाहर निकलते ही अपने सरकारी खजाने को जनता के लिए खोलने पर जोर दे रही थी और आज वो कर्जे में चली गई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कोविड काल से निकलते ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा से जोर देने लगे। उन्होंने रेल, सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स में तेजी लाने के लिए पैसे को रिलीज किया, जिससे एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो दूसरी तरफ कोविड के चलते आए इकोनॉमिक अर्थक्वेक से भी हम संभल पाए। और इसका ऑन ग्राउंड सबूत है कि दुनिया के कई देशों ने भारत की स्वस्थ जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। इसको आइए थोड़ा सा विस्तृत तौर पर डिटेल में आपके सामने रखती हूं। राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2013 में 6.4% था, लेकिन इस घाटे को प्रॉफिट फिगर तक लाने में प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल साबित हुए। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर भी सरकार ने बड़े टारगेट्स रखे थे, जिससे देश और विदेश में बड़े कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टर्स ने भारत में दिलचस्पी दिखाई थी। बीते महीने अप्रैल में सेंसेक्स के 75,000 अंक को पार करने के साथ ही भारतीय शेयर बाजारों में भी एक फैंटास्टिक एनर्जी लौट आई थी। इन्वेस्टमेंट को लेकर दुनिया भर के देश भारत को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रहे थे, जिससे भारत में लगातार फॉरेन फंड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां भी सब कुछ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव टाइप नहीं है। उम्मीद की किरण पर कुछ काले बादल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि सुधार की महत्वाकांक्षा को भी किसानों के साल भर के विरोध के सामने दफन होना पड़ा था, और जिसके चलते मोदी के 2 कार्यकालों में कृषि विकास दर 4% पर स्थिर रही और फाइनेंशियल ईयर 2024 में घटकर 1.4% रह गई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पारित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को भी जल्द ही समाप्त हो जाने दिया गया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग रूपी अ ग्लोबल करेंसी की दौड़ में शामिल तो हो गए, लेकिन अभी भी काफी पीछे हैं। ऐसे में हमें अपना गियर बदलना होगा। असीम संभावनाओं के एक्सेलरेटर को जोर से दबाना होगा। हमें उम्मीद है कि इंडिया स्टोरी के इस एडिशन से आपको मोदी सरकार का एक सटीक सिबिल स्कोर मिल गया होगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस सिबिल स्कोर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए सत्ता देते हैं या नहीं। अब ये आपको तय करना है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 साल का समय देंगे ताकि आपको उनकी योजनाओं का इंटरेस्ट मिल सके, या फिर आप इस सिबिल स्कोर वाली रिपोर्ट को दोबारा से देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसे भारत 24 के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं।